हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान की जो 1857 की क्रांति थी उसके बाद। हमने उसको डिटेल से पढ़ा था कि राजस्थान में 1857 की क्रांति है वो 6 सैनिक छावनियाँ थी, उसमें से 4 सैनिक छावनियों में हुआ था। 2 सैनिक छावनियों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ थी? एडपुरा थी, नसीराबाद थी, नीमच है, देवली है, खेरवाड़ा और ब्यावर थी। खेरवाड़ा व ब्यावर जो छावनी थी उसमें किसी भी प्रकार का विद्रोह नहीं हुआ। एडपुरा में 21 अगस्त सन 1857 को विद्रोह की भावना जागृत होती है और यहाँ से सैनिक दिल्ली की ओर कूच करते हैं। इसके बाद नसीराबाद में 28 में 1857 को जो क्रांति का प्रतीक देखने को मिला था और यहाँ पर क्रांति होती है। नीमच में 3 जून सन 1857 को क्रांति देखने को मिलती है। यहाँ से भी सैनिक कहाँ दिल्ली की ओर कूच करते हैं। देवली टोंक की जो बात करते हैं तो 10 जून सन 1857 को यहाँ पर क्रांति होती है। यहाँ से शासक दिल्ली की ओर कूच करते हैं। जो सैनिक थे वो दिल्ली की ओर प्रसार करते हैं और इस सैनिक में धीरे धीरे जुड़ते गए। एनपुरा की अगर हम बात करते हैं पाली क्षेत्र की, वहां पर कुशाल सिंह चंपावत इनके साथ पाली के सामंत थे वो उनके साथ जुड़ जाते हैं और चलते हैं। इसी भिथोड़ा का युद्ध होता है, इसी समय भिथोड़ा का युद्ध हुआ था, चेलावास का युद्ध होता है और अहुआ का युद्ध होता है। तो हमने इसके बारे में डिटेल से पढ़ा था और यहाँ देखे थे कि 1857 की क्रांति के समय यहाँ का शासक कौन सा था, पॉलिटिकल एजेंट कौन सा था। मेवाड़ का हमने देखा था स्वरूप सिंह और पॉलिटिकल एजेंट यहाँ का कौन सा था, सावरस। मेवाड़ का स्वरूप सिंह है, पॉलिटिकल एजेंट कौन सा था, सावरस है। मारवाड़ का हमने देखा था तखत सिंह और पॉलिटिकल एजेंट की बात करते हैं मोकमेसन है। आमेर का शासक राम सिंह था और यहाँ का अगर पॉलिटिकल एजेंट की बात करते हैं तो मेजर इडन था। कोटा का राव राम सिंह सेकंड था, मेजर बर्टन पॉलिटिकल एजेंट के रूप में था। अगर बात करते हैं भरतपुर की, जसवंत सिंह है और मोरिसन यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे। बीकानेर के सरदार सिंह थे। अलवर अगर बात करते हैं अलवर के बन्ने सिंह थे। और अगर हम बात करें झालावाड़ की पृथ्वी सिंह जो यहाँ के शासक के रूप में रहे। कोटा में जन विद्रोह होता है, 15 अक्टूबर को कोटा में जन विद्रोह हुआ था। जयदयाल और मेहराम खां के द्वारा जन विद्रोह किया जाता है और सेंडलर व उनके बेटे कोटम की हत्या कर दी जाती है। उनकी मुंडी को उठाकर पूरी कोटा में घुमाया जाता है। अहुआ में हुआ था कुशाल सिंह चंपावत के प्रयासों से जो धीरे पर इनके ऊपर आयोग लगाया गया था। आयोग में से निष्पक्ष करते हैं, उनको करार देते हैं, उनको क्या है बरी कर दिया जाता है। तो हमने डिटेल से पढ़ा था। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम देखेंगे राजस्थान की प्रथाएं। कौन सी देखेंगे? राजस्थान की प्रथाएं हैं, यानी राजस्थान में कौन कौन सी प्रथाएं प्रचलित है। इसी का एग्जाम तो उन्होंने कहा था कि राजस्थान की प्रथाओं के बारे में थोड़ी चर्चा की जाए। राजस्थान की प्रथाएं कौन सी थाई हैं? प्रथाएं। विषय ने कहा था कि एक प्रकार थोड़ा सा प्रथाओं से एक क्वेश्चन आता है तो प्रथाओं के बारे में बता दिया जाए। छोटा सा टॉपिक है। प्रथाएं किसी क्षेत्र विशेष में समय और परिस्थिति के अनुकूल जब कोई कहावत या परंपरा लागू हो जाती है तो उसे प्रथा कहा जाता है। प्रथा क्या कहते हैं? आपके क्षेत्र में कोई अलग प्रथा, शादी समारोह की अलग प्रथा होती है, विवाह की जो एक अलग क्रियाक्रम होता है और किसी का बच्चा होता है तो उसका एक अलग क्रियाक्रम होता है और दाह संस्कार किया जाता है तो वहाँ एक अलग क्रियाक्रम होता है। तो अलग अलग क्षेत्र विशेष में किसी भी स्वरूप को लेकर, किसी भी कार्यक्रम को लेकर कुछ कहावतें होती है, कुछ रिवाज होती है। उन रिवाजों को जब लंबे समय तक अपनाया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं? प्रथाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथाएं हैं। तो इसी समय प्राचीन समय में लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग रिवाज पारंपरिक तरीकों से लागू कर दिया जाता था। इन्हीं रिवाजों पर धीरे धीरे नई पीढ़ी भी धीरे धीरे डलने लगी, लेकिन नई पीढ़ी के द्वारा इनमें परिवर्तन किया गया और इन्हें धीरे धीरे बंद कर दिया गया। तो प्राचीन समय में राजस्थान की जो प्राचीनतम सभ्यताएं हैं उन्हीं सभ्यताओं में ये प्रथाएं निकल कर आती है। आदिवासी क्षेत्रों में ज्यादा प्रथाओं देखने को मिलता है। पहली प्रथा हम पढ़ेंगे दहेज प्रथा। कौन सी आती है? दहेज प्रथा। इसके बारे में तो आज भी सभी जानते हैं। दहेज प्रथा स्टार्ट कब से होती है? दहेज प्रथा की अगर हम बात करते हैं, यह प्राचीन समय से शुरुआत में आती। प्राचीन समय में राजा थे, महाराजा थे, सामंत थे। भूखंडों को जो सुरक्षा करने वाला व्यक्ति क्या कहा जाता था? सामंत कहा जाता था। तो प्राचीन समय में राजा थे, महाराजा थे, बड़े बड़े सम्राट थे। वो अपनी बच्चियों का विवाह करते थे। अपनी लड़कियों का जब विवाह करते थे तो उनके द्वारा इसी प्रकार का वर ढूंढा जाता था कि उनकी पुत्रियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, किसी भी प्रकार की उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो। तो राजा के द्वारा जब अपनी पुत्री का विवाह किसी सम्राट के साथ या किसी योग्य वर्ग के साथ, कोई भी शासन सत्ता का व्यक्ति था उसके साथ जब कर दिया जाता था तो उन्हें
अपनी लड़की का जब शादी करते थे तो लड़की को उपहार स्वरूप कुछ चीजें दिया करते थे, जिससे लड़की को आगे ससुराल में जाकर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, उसे किसी भी प्रकार की कोई सामान है वो वहां से न लेना पड़े। एक बार जब लड़की जाती है नई जगह पर, अपने भी जाते हैं, कहीं जाते हैं तो रहते हैं, तो एक बार समस्या आती है। तो जब लड़की अपने पिता के यहाँ से विदाई लेकर ससुराल में इंटर करती है, उस समय पिता के द्वारा पुत्री को उपहार स्वरूप कुछ चीजें दी जाती, कुछ चीजें दी जाती थी जो अपने पिता के द्वारा, जो पिता थे वो अपनी पुत्री की खुशी के लिए, अपने आत्मिक संतुष्टि के लिए उसे देते थे। तो पहले बड़े बड़े राजा महाराजा थे, उनके द्वारा इस प्रकार अपनी कन्याओं को जो रीति रिवाज के अनुसार दिया जाता था। कोई कितने पैसे देते थे, कोई सोना देता था, कोई चांदी देता था, कोई खाने के लिए चीजें देता था, कोई रहने के लिए उनके जो बेड है या किसी प्रकार के, पहले बेड कहाँ हुआ करते थे, और अन्य चीजें दिया करता था, बर्तन है, या उनके साथ लड़की उपहार स्वरूप भेजते थे कि कार्य करने के लिए आपके साथ ही रहेगी। तो धीरे धीरे ये प्रथाएं प्रचलन बन गई, ये जो रिवाज है वो प्रचलन में आ गए। पहले तो पिता अपनी खुशी के लिए पुत्री को कुछ चीजें दिया करते, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसकी डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने कहा कि हम अपनी लड़की का विवाह आपके पुत्र के साथ करना चाहते हैं। तो जो पुत्र का पिता था, यानी जिसका लड़का था, उसका बाप कहता मुझे तो इतनी चीज चाहिए, मुझे तो गाड़ी चाहिए, मुझे तो ऐसी चाहिए, मुझे तो 2 लाख थाली में चाहिए, तब जाकर मैं अपने पुत्र का विवाह आपके पुत्र के साथ करूंगा। तब वह रिश्ता संबंध के रूप में स्थापित करता है। तो इस चीज को धीरे धीरे दहेज का नाम दिया गया। पहले एक आदमी खुशी के लिए पिता अपनी पुत्री को देता था, धीरे धीरे जो लड़का होता था उसके पिताजी के द्वारा लड़की वाले पिता से डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। तो जो बढ़िया परिवार के उच्च कुल के थे तो वो तो अपनी लड़की के विवाह में इस प्रकार की मान्यता मानने लगे कि हाँ ठीक है कर देंगे। लेकिन जो सामान्य स्थिति के थे, जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं होती है, उनको भी जब लोगों के द्वारा डिमांड की गई तो उनके लिए क्या है, यह दुविधा का कारण बना कि किस प्रकार हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। कि सोचती है कि हमारी पुत्री का विवाह करना है तो अच्छा सा योग्य सा वर मिल जाए, जिससे हमारी पुत्री के जीवन में किसी प्रकार की कोई विपदा न आए। लेकिन जो लोगों के द्वारा एक रिवाज बना दिया गया कि नहीं, हम शादी तभी करेंगे जब हमारा इतनी डिमांड पूरी होगी, तो यह धीरे धीरे प्रचलन में आने लगा और इसने क्या है, दहेज का रूप ले लिया। इसने क्या है, दहेज का रूप ले लिया। तो इस प्रथा को रोकने के लिए क्या कहा जाता है, एक अधिनियम पारित किया जाता है, लोगों के द्वारा सरकार के सामने पेश किया गया कि इस प्रकार तो क्या सामान्य लोग परेशान हो जाए, इस प्रकार अपनी पुत्री का विवाह करें, विवाह भी नहीं होगा इस प्रकार। तो इसने क्या नाम दिया था, दहेज प्रथा। तो जब लड़की के विवाह के उपलक्ष्य में लड़के के पिता के द्वारा डिमांड की जाती है उन चीजों की जो पहले पिता अपनी पुत्री की आत्मिक संतुष्टि के लिए दिया करते थे, तो इस चीज को क्या कहा जाता है, दहेज कहा जाता है। सामान्य सी अगर डिमांड हो तो व्यक्ति पिता पूरा कर दे, लेकिन जब उच्च कुल की मांग होने लगी, तो जब लड़की के पिता के हाथ खड़े हो गए तो इस चीज को क्या कहा जाने लगा, दहेज कहा जाने लगा। और ये प्रथा क्या कहलाई थी, दहेज प्रथा है। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी थे। उनके द्वारा उनके सामने जब यह बात आई तो उन्होंने इस पर एक अधिनियम पारित किया और इस प्रथा पर रोक लगाई। तो 1961 में दहेज निवारण अधिनियम कहकर अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इस प्रथा पर रोक लगाई गई। तो 1961 में भारत के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी ये उसमें पीएम नहीं थे, लेकिन इनके द्वारा इस प्रथा पर रोक लगाई थी। 1961 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दहेज निवारण अधिनियम, कौन सा नियम है, दहेज निवारण अधिनियम पारित करके इस प्रथा पर रोक लगाई। तो दहेज निवारण अधिनियम के तहत 1961 में इस दहेज प्रथा पर रोक लगाई गई थी। कौन से थी, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इस प्रथा को रोकने के लिए अधिनियम पारित करवाया गया था। आज भी ये प्रचलन है, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, समझदार है, वो इस प्रथा का आज विरोध करते हैं, बिल्कुल इसका विरोध करते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं, जिनमें केवल इधर उधर से लेने के भाव, वो क्या है, इस प्रथा पर आज भी वो केवल ये नहीं देखते कि बच्ची पढ़ी लिखी, बच्ची में संस्कार है और आगे बढ़ने की, पढ़ने की इच्छुक है, पढ़ाई के माध्यम से वह किसी स्तर पर पहुंच सकती है। लेकिन कई परिवार आज भी ऐसे हैं
कि नहीं हमें तो क्या लड़की से कोई मतलब, हमें तो पैसे चाहिए, गाड़ी देगा क्या, शादी में गाड़ी देगा क्या, इतना धन देगा क्या, थाली में इतने करेगा क्या। इसको लेकर आज भी लोगों की एक मनोभावना बनी हुई है कि इस चीज को लेकर के हैं हम अपने बेटे को गांव में या शहर में जहां भी रहते हैं एक बार वाह भाई हो जाए कि हमारे द्वारा अपने पुत्र का विवाह किया गया था और हमें अपनी शादी में इतने पैसे मिले थे। एक दिखावे के तौर पर इस प्रथा को आज भी अपनाया जा रहा है, लेकिन जो पढ़े लिखे परिवार है, सक्षम परिवार है, वो इस प्रथा का आज भी विरोध करते हैं। वो कहते हैं हमें तो वो एक मात्र लड़की चाहिए जिसकी हमारी इच्छा है, पढ़ी लिखी सुदृढ़ होनी चाहिए और आगे बढ़ने की उसकी इच्छा होनी चाहिए। वो अपने अपने अनुसार उस मुकाम तक पहुंच जाएगी जिसको हमने अपने दिमाग में सोचा है, हमने जिसके लिए लड़की को पसंद किया है। तो दहेज निवारण अधिनियम 1961 में लाया गया, अटल बिहारी वाजपेयी ने इसके अधिनियम को पारित किया था और इस प्रथा पर रोक लगाई थी, लेकिन आज भी लोग अपने हिसाब से करते हैं। तो ये कौन सी आती है? दहेज प्रथा है। दूसरी आती है नाता प्रथा। दूसरी कौन सी आती है? नाता प्रथा है। नाता प्रथा की अगर हम बात करते हैं तो इसका सर्वाधिक प्रचलन कहां पर है? आदिवासी क्षेत्र। आदिवासी क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं वहां पर आदिवासी जो परिवार है उस परिवारों में इस प्रथा का सर्वाधिक चलन देखने को मिलता है। तो नाता का प्रचलन कहां पर मिलता है? सर्वाधिक आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्रों में। तो ये इसमें एक प्रश्न आया था कि नाता क्या है? नाता जो प्रथा है वो किससे संबंधित है? विवाह से है, जलोटन से है, संबंध से है या किसी प्रकार के मृत्यु से संबंधित? प्रश्न ऐसे आते हैं इन प्रथाओं से। जब आरएस जो बड़े एग्जाम है उनमें पूछे जाते हैं, पीसीएस के एग्जाम लिए जाते हैं, वहां पर इनसे क्वेश्चन बनते हैं। उनमें थ्योरेटिकल पूछा जाता है कि निम्न पर नाता प्रथा पर एक सुलेख लिखें, या दहेज प्रथा के बारे में आप अपने शब्दों से अपने विचार लिखें कि दहेज के बारे में आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं नाता प्रथा है, सर्वाधिक आदिवासी क्षेत्रों में नाता देखने को मिलता है। नाता क्या है? शादी का परिवार न होकर ये क्या है? संबंधों का परिवार। क्या है? संबंधों का प्रकार। तो नाता अपनी क्या है? शादी का प्रकार न होकर संबंधों का प्रकार है। तो वहां पर ऑप्शन में दिया गया था शादी का प्रकार है, संबंधों का प्रकार है या मृत्यु से संबंधित किसी प्रकार का प्रकार है। तो ये क्या आता है? नाता जो प्रथा है आदिवासी क्षेत्रों में उनके संबंधों का परिवार है, यानी वह लड़का मौसी का है, वह मेरे बुआ की लड़की, वह मेरे मामा जी का लड़का है, वह मेरे फलाने ताऊ जी का बड़ा बेटा है। इस प्रकार जब हमारे संबंध होते हैं दूसरे के साथ तो इसे क्या कहा जाता है? नाता है। उसके साथ आपका क्या नाता है? तो नाता क्या है? एक संबंधों का प्रकार है और इसका सर्वाधिक प्रचलन कहां पर देखने को मिलता है? इसका सर्वाधिक प्रचलन आदिवासी क्षेत्र में देखने को मिलता है। कहां पर है? आदिवासी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तीसरी बात करते हैं डाकन प्रथा। डाकन प्रथा है। डाकन प्रथा है। आजकल तो पढ़े लिखे परिवार, पढ़े लिखे हैं, सारे सक्षम हैं, तो ये प्रथाएं ज्यादा देखने को नहीं मिलती। लेकिन पहले हम गांव या क्षेत्र में जहां रहते थे तो लोगों के द्वारा कहा जाता था कि ये क्या है? डाकन। ये क्या है? ये औरत जो है डाकन, इसके पास नहीं जाना। इसके पास बच्चों को कहा जाता था कि इसके पास नहीं जाना है आपको। या किसी क्षेत्र में जब जाते थे तो एक विशेष क्षेत्र की महिला को डाकन का दर्जा दे दिया जाता था। तो इसका भी सर्वाधिक प्रचलन कहां पर आता है? मेवाड़ के आदिवासी क्षेत्र में। सर्वाधिक प्रचलन कहां पर देखने को मिलता है? सर्वाधिक प्रचलन मेवाड़ में आदिवासी क्षेत्र, मेवाड़ के आदिवासी क्षेत्र में सर्वाधिक डाकन प्रथा का प्रचलन देखने को मिलता है। तो डाकन प्रथा से लोग परेशान हो गए क्योंकि क्षेत्र विशेष में किसी भी परिवार की एक महिला को जब इसका दर्जा दे दिया जाता था तो लोग परेशान हो जाते थे। उस परिवार का तो गांव में या जहां कस्बे में रहते थे उसका जीना दूभर हो जाता। तो धीरे धीरे वहां के शासकों के सामने यह बात गई और बात जाते ही धीरे धीरे जो वहां के शासक थे उन्होंने लोगों की समस्या सुनी और लोगों की समस्या को देखकर इस प्रथा पर रोक लगाई थी। इस प्रथा पर डाकन प्रथा पर रोक लगाई थी। तो डाकन प्रथा पर रोक लगाने वाले शासक कौन से थे? हमने पढ़ा था मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह। मेवाड़ के शासक कौन से पढ़ा थे? स्वरूप सिंह। मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह के द्वारा, मेवाड़ के शासक
स्वरूप सिंह के द्वारा इस प्रथा पर रोक लगाई गई। तो मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह के बाद में सामने बात आती है कि डाकन के बारे में इस प्रकार की प्रथा है, तो उन्होंने इस प्रथा पर रोक लगाई थी। तो मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह था, उनका कार्यकाल था, तो उन्होंने एक व्यक्ति के माध्यम से इस प्रथा पर रोक लगाई थी। वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेवाड़ के शासक ने किसके द्वारा इस प्रथा पर रोक लगाई गई। तो मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह के द्वारा 1853 ईस्वी में सर पूछ लिया जाता है कि डाकन प्रथा पर मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह के द्वारा किस सन में रोक लगाई गई थी। 1853 में लगाई गई थी। और इसमें मेवाड़ भील कोर के कमांडर जेसी बुक कौन सा आता है, मेवाड़ भील कोर कमांडर के जेसी बुक के द्वारा है। तो मेवाड़ भील कोर के कमांडर थे जेसी बुक के द्वारा है, उनके द्वारा इस डाकन प्रथा पर रोक लगवाई गई थी। किसके कार्यकाल में या किसके माध्यम से, स्वरूप सिंह के माध्यम से, और कौन सा व्यक्ति था, मेवाड़ भील कोर का कमांडर है, मेवाड़ भील कोर का कमांडर जेसी बुक के द्वारा 1853 में इस प्रथा पर रोक लगाई। पहला कौन सा आता है, दहेज प्रथा। दहेज निवारण अधिनियम 1961 में पारित किया गया था और इस प्रथा पर रोक लगाई गई। दूसरा क्या है, नाता प्रथा है। आदिवासी क्षेत्र में सर्वाधिक इसका प्रचलन देखने को मिलता है। तीसरी कौन सी आती है अपनी, डाकन प्रथा। डाकन प्रथा है, तो डाकन प्रथा के बारे में रोक लगाने वाले शासक कौन से थे, स्वरूप सिंह है। किसके माध्यम से, मेवाड़ भील कोर के कमांडर जेसी बुक के द्वारा 1853 में इस प्रथा पर रोक लगवाई गई। इसके बाद कौन सी आती है, एक प्रथा आती है बेगार प्रथा। कौन सी आती है, बेगार प्रथा है। चौथी पढ़ेंगे हम बेगार प्रथा। बेगार प्रथा वह प्रथा होती है, वह कार्य जिसके प्रति मेहनताना प्राप्त न हो। कई बार होता है कि हम किसी के यहाँ जाते हैं, वो हमसे कार्य करवा लेता है, लेकिन उसके बदले में हमें कुछ भी नहीं देता है। तो वह कार्य जिसके प्रति में किसी भी प्रकार का मेहनताना प्राप्त न हो, उसे बेगार कहा जाता है। बेगार शारीरिक व मानसिक किसी भी प्रकार से हो सकती है। शारीरिक व मानसिक प्रकार से किसी भी प्रकार हमसे कार्य करवाया जा सकता है। तो बेगार प्रथा किसे कहा जाता है, वह कार्य जिसके प्रति हमें मेहनताना, कौन सा ताना, मेहनताना ना मिले, उसे बेगार कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, बेगार कहा जाता है। बेगार शारीरिक व मानसिक किसी भी प्रकार से हो सकता है, किसी भी प्रकार से हो सकता है। तो बेगार क्या किसे कहा जाता है, वह कार्य जिसके प्रति हमें मेहनताना प्राप्त न हो, उसे बेगार कहा जाता है। और बेगार की अगर हम बात करते हैं तो बेगार शारीरिक व मानसिक तरीके किसी प्रकार से हो सकता है। आजकल कहते हैं, एक होता है कि क्यों बेगार के कार्य निकाल। गांव में या शहरों में एक कहावत होती है, जब कोई व्यक्ति है सारा दिन इधर उधर हाँकता रहता है, सारा दिन घूमता रहता है, उसके कार्य करवा दिया, शाम को पैसे एक भी नहीं लाता है और इसे इधर उधर घूम करके सारा दिन टाइम पास करता रहता है, तो इसे क्या कहते हैं, बेगार कहते हैं। यानी सारा दिन इधर उधर मटरगस्ती में, मन मस्ती मौज मस्ती में घूमता रहता है, दूसरों के साथ दूसरों के कार्यों में विलीन रहता है और शाम को घर में एक पैसा भी नहीं लाता है, ऐसी आकर सो जाता है, सुबह उठकर फिर घूमने का कार्य। तो ये क्या कहा जाता है, बेगार है। तो वह कार्य जिसके प्रति किसी भी प्रकार का मेहनताना न प्राप्त हो, उसे बेगार कहा जाता है। कोई कार्य करेंगे उसके प्रति हमें किसी भी प्रकार का कोई पैसा या कोई चीज न दी जाए, तो उसे क्या कहते हैं, बेगार कहा जाता है। बेगार शारीरिक व मानसिक किसी प्रकार से हो सकता है। शारीरिक है, किसी के यहाँ गए, उसने कहा थोड़ा सा ये काम करवाना, थोड़ा सा यह काम करवाना, आपने करवा दिया, थोड़ा सा और करवा दिया। किसी भी प्रकार आपने शारीरिक बल का प्रयोग कर किसी व्यक्ति के यहाँ जाकर कोई कार्य किया, उसने आपको चाय पिलाई और कहा ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, शारीरिक बेगार। मानसिक बेगार, आप कहीं पर गए और आपको कोई पढ़ने के लिए कहा और उसमें क्या कहा कि आप यहाँ से क्वेश्चन बनाएं, आप यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाएं और थ्योरेटिकल क्वेश्चनों को रीअरेंजमेंट के माध्यम से व्यवस्थित कर आप एक पुलिंदनुमा ढांचा बनाएं और उसमें सुव्यवस्थित करें, तो
तो जब इस प्रकार आपने दिमाग का प्रयोग कर कर इस किसी के प्रति कार्य किया और उसने आपको कुछ भी नहीं दिया, तो इसे क्या कहा जाता है? मानसिक विकार। शारीरिक व मानसिक विकार है। तो कोई भी कार्य करते हैं तो किसी प्रकार हमें पैसा या कोई चीज नहीं मिलती है, तो इसे क्या कहते हैं? विकार कहा जाता है। इस प्रथा को क्या कहा गया? विकार प्रथा है। सर्वाधिक विकार कौन लेते थे? तो प्राचीन समय की अगर हम बात करते हैं तो विकार कौन लेते हैं? राजपूत, राजपूत व ब्राह्मण। प्रश्न आया गया था कि सर्वाधिक विकार का प्रयोग कौन से व्यक्ति या समूह के द्वारा किया जाता है? एक तो क्या राजपूत, पहले राजपूत राजा है, उनके दरबार में व्यक्ति रहते थे, कैसे रहते थे? चाय पानी खाने पीने के लिए। तो वहां दरबार में जब व्यक्ति रहते थे, राजपूतों के द्वारा सर्वाधिक विकार का प्रयोग किया जाता था। राजपूतों के दरबार में रहते थे तो उन शासकों से कार्य करवाते थे, वहां जो सैनिक थे उनसे कार्य करवाते थे, उनको बदले में खाने पीने के लिए जो वहां पर व्यवस्था थी वहां पर उनको रखते थे और कार्य करवाते थे। तो राजपूत और ब्राह्मण समाज के लोग सर्वाधिक विकार प्रथा का प्रयोग करते थे। सर्वाधिक विकार प्रथा का प्रयोग कौन करता है? जो राजपूत और ब्राह्मण क्षेत्र के लोग थे उनके द्वारा किया जाता। तो हमने कितनी प्रथाएं पढ़ी है? 4 है। पहली दहेज प्रथा, दूसरी हमने नाता प्रथा पढ़ी, तीसरी डाकण प्रथा है। डाकण प्रथा पर मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह के काल में मेवाड़ भीमकोर के कमांडर जे.सी. बुक के द्वारा इस प्रथा पर रोक लगाई गई। और चौथी हमने क्या पढ़ी है? विकार प्रथा है। वह कार्य जिसके प्रति में हमें महत्ताना न प्राप्त हो उसे विकार कहा जाता है। और पांचवी पढ़ेंगे हम सामेड़ा या सेड़ा। पांचवी प्रथा कौन सा पढ़ेंगे? सामेड़ा या सेड़ा। सामेड़ा या क्या कहलाती है? सेड़ा प्रथा। सामेड़ा या सेड़ा प्रथा है। तो ये तो सामान्य सी है, सभी लोग जानते हैं। जब कोई बारात आती है, जब किसी की शादी होती है और शादी के लिए बारात आती है, तो वर पक्ष का वधू पक्ष के द्वारा किया गया स्वागत समारोह क्या कहलाता है? सामेड़ा या सेड़ा कहा जाता है। सामेड़ा या क्या कहते हैं? उसे सामेड़ा कहा जाता है। तो इसमें लिखेंगे वर पक्ष का वधू पक्ष के द्वारा वर पक्ष का वधू पक्ष के द्वारा किया गया स्वागत समारोह क्या कहलाता है? सामेड़ा या इसे सेड़ा कहा जाता है। तो वर पक्ष से जब कहीं भी आपने बारात देखी हो, बारात जाती या आपकी शादी हुई तो बारात लेकर गए हो, जब बारात लेकर जाते हैं तो आजकल तो थोड़ा सा अपडेट मामला आ गया, अद्यतन मामला आ गया, लेकिन प्राचीन समय की अगर हम बात करते हैं तो उस समय में जब बारातें जाया करती थी तो बारातें जो वधू पक्ष था उसके घर के आसपास रुकती थी। वहां पर वधू पक्ष के जो परिवार के सदस्य होते थे, पिताजी, ताऊजी, मामा जी, बाबा जी है, फूफा जी है, जो बड़े बड़े गणमाननीय व्यक्ति थे, वो सामने आते थे और आपके साथ जो वर पक्ष के जो व्यक्ति थे, पिताजी, फूफा जी, उनसे मुलाकात करते थे और उन्हें नारियल स्वरूप, पंडित जी साथ में आते थे, स्वरूप के रूप में उन्हें दिया करते थे। तो इसे क्या कहा जाता था? सामेड़ा या सेड़ा प्रथा कहा जाता था। आजकल थोड़ा सा अपडेट हो गया। बारात जब जाती है तो पहले तो उनको कोल्ड ड्रिंक, ठंडे वगैरह इस प्रकार पिलाए जाते हैं, कोई खाने पीने की वस्तुएं दी जाती है कांकड़ के बाद। और उसके बाद में जब बारात घर के लिए जाती है तो वहां पर दरी या चादर किसी भी प्रकार का बिछाया जाता है। तो जैसे बारात यहाँ पहुंचती है तो बारात में दूल्हे को उतारा जाता है, उतारकर वहां पर पंडित जी आते हैं और जो वधू के पक्ष के पिताजी, बाबा जी, ताऊ जी, वो आते हैं यहाँ पर, उनसे मुलाकात करते हैं और दूध पीने के लिए दिया जाता है। तो वर पक्ष के लोगों को दूध पीने के लिए दिया जाता है और वो आपस में मुलाकात करते हैं, यहाँ पर बिठाया जाता है और पंडित जी के द्वारा दोनों की मुलाकात करवाई जाती है। हाथ में नारियल देकर किसी प्रकार का जो कपड़ा रख करके उनसे मुलाकात करवाई जाती है। तो जब वर पक्ष के द्वारा वधू पक्ष के लोगों के साथ मुलाकात होती है और वधू पक्ष उनका स्वागत करते हैं तो इस प्रथा को क्या कहा जाता है? सामेड़ा या सेड़ा के नाम से जाना जाता है। सामेड़ा या क्या कहलाता है? सेड़ा के नाम से जाना जाता है। तो सामेड़ा या सेड़ा क्या है? वधू पक्ष के द्वारा किया गया स्वागत समारोह है। इसके बाद में आता है जुनार या मेड़। छठा कौन सा आता है? जुनार या मेड़। छठी अपनी प्रश्न कौन सी आती है? चुनार या मेल किसे कहा जाता है?
तो समेड़ा या सेड़ा तो क्या है, एक स्वागत समारोह के लिए जो आपस में दोनों परिवार के सदस्य मिलते हैं। जुनार या मेड़ है वर पक्ष के द्वारा किया गया सामूहिक भोजन है। तो वर जब होता है उसके द्वारा जब सामूहिक भोजन लोगों को दिया जाता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे हम जुनार या मेड़ कहा जाता है। ठीक है, जुनार या मेड़। जब सामूहिक भोजन का आयोजन किया जाता है, गांव के या शहर के लोगों के लिए सामूहिक भोजन का आयोजन किया जाता है तो इसे जुनार या मेड़ कहते हैं। जुनार या क्या कहा जाता है, मेड़ है। आजकल जिसे क्या कहा जाता है, पार्टी। कल विवाह एक दिन पहले जब पार्टी जो की जाती है, पार्टी रखी जाती है गांव के लोगों के लिए, जो पार्टी रखी जाती है उसे क्या कहा जाता है, जुनार या मेड़। तो आजकल इसकी साधारण भाषा में क्या कहते हैं, आज पार्टी का। आज पुरानी क्या है, पार्टी। कार्ड आए हुए, तेरे कार्ड आए हुए कि मेरे कार्ड आए हुए, कुछ अलग हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार जब रखा जाता है सामूहिक भोजन, जब गांव के लोगों को सामूहिक भोजन के माध्यम से सभी को बुलाया जाता है और उन्हें इनवाइट किया जाता है और उस आयोजन में बुलाया जाता है, तो इस प्रथा को क्या कहते हैं, जुनार या मेल कहा जाता है। क्या कहते हैं, जुनार या मेल के नाम से जाना जाता है। आजकल इसे साधारण भाषा में पार्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पार्टी। इसके बाद में एक प्रश्न आता है छेड़ा फाड़ना। एक प्रथा कौन सी आती है, छेड़ा फाड़ना। ये भी सर्वाधिक प्रचलन अपना कहा है, आदिवासी। छेड़ा फाड़ना सर्वाधिक प्रचलन कौन सा आता है, वही आदिवासी क्षेत्र में। मैंने कहा था ये प्रथाएं ज्यादातर आदिवासी क्षेत्रों में देखने को मिली थी। तो छेड़ा फाड़ना क्या है, आदिवासी क्षेत्रों की एक प्रथा है। इसमें महिला अपनी ओढ़नी का, महिला जो ओढ़नी ओढ़ती, आदिवासी क्षेत्र में आप कहीं कभी जाना देखना महिलाएं ओढ़नी रखती है। ठीक है, तो जब महिला के द्वारा अपनी ओढ़नी का एक पल्लू फाड़कर अपने पति को उपहार स्वरूप दिया जाता है। महिला के द्वारा आदिवासी क्षेत्र में यह एक प्रथा है जिसे छेड़ा फाड़ना कहा जाता है। वहां की महिला के द्वारा अपनी ओढ़नी का एक पल्लू जो है उसको साइड से फाड़कर अपने पति को उपहार स्वरूप दिया जाता है। पत्नी को उपहार स्वरूप भेंट कर दिया जाता है और भेंट करने के बाद हमेशा हमेशा के लिए पति को छोड़कर पत्नी जब चली जाती है तो इसे क्या कहते हैं, छेड़ा फाड़ना कहते हैं। आजकल इसे साधारण भाषा में तलाक कहा जाता है, लेकिन प्राचीन समय की अगर हम बात करते हैं तो वहां तलाक नहीं, इसे क्या कहते हैं, छेड़ा फाड़। आज भी कुछ क्षेत्रों में जाते हैं तो देखने को मिलता है कि ये छेड़ा फाड़कर आई हुई पत्नी है, फलाने की पत्नी क्या है, छेड़ा फाड़कर आई हुई पत्नी, यानी तलाक लेकर आई हुई पत्नी है। तो छेड़ा फाड़ना किसे कहा जाता है, सर्वाधिक प्रचलन आदिवासी क्षेत्र में। जब आदिवासी क्षेत्र की महिला के द्वारा अपनी ओढ़नी का एक पल्लू फाड़कर अपने पति को उपहार स्वरूप देकर हमेशा हमेशा के लिए जब महिला पति को छोड़कर चली जाती है तो इस प्रथा को क्या कहते हैं, छेड़ा फाड़ना कहा जाता है। तो पति बेचारा क्या है, उपहार स्वरूप दिया जाता है कि मेरी याद में रहना और मुझे याद करना, ये मेरा पल्लू है। तो बेचारा जो बढ़िया होगा कोई व्यक्ति वो थोड़े समय तो पल्लू को संभाल कर रखता है, लेकिन कब तक रखे और कब तक याद करे, बाद में पल्लू को उधर चले जाते हैं, दोबारा वो भी शादी कर लेता है, वो भी किसी का छेड़ा फाड़ करके है दोबारा से जो शादी है वो घर बसाता है और दोबारा अपना समाज में एक नाम करता है। तो छेड़ा फाड़ना क्या है, आदिवासी क्षेत्र में महिला के द्वारा अपनी ओढ़नी है, सीधा सा काम, बहुत इजीली काम है। एक जो ओढ़नी है उसका एक पल्ला फाड़ा दिया, ले मैं जा रही हूँ, तो पति समझ जाता है ठीक है अब ये नहीं डटेगी, ये तो जाएगी। इसको क्या कहा जाता है, छेड़ा फाड़ना है। ये कहाँ पर होती थी, आदिवासी क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो हमने कितनी प्रथाएं पढ़ी, 7। कितनी पढ़ती है,
साथ है। पहली हमने दहेज प्रथा पढ़ी, दूसरा हमने नाता प्रथा पढ़ा था, तीसरा हमने डाकन प्रथा पढ़ा था, चौथा हमने बेगार प्रथा, पांचवा सामेड़ा या छेड़ा पढ़ी थी, छठा जोनार या मेड़, और सातवीं हमने प्रथा कौन सी पढ़ी है, छेड़ा फाड़ना है। छेड़ा फाड़ना पड़ता है, इसे आजकल तलाक का स्वरूप कहा जाता है। अब इसकी अगली प्रथा आती है झगड़ा पड़ता है। कौन सी आती है, झगड़ा पड़ता है। सातवीं आठवीं कौन सी आती है, झगड़ा पड़ता। झगड़ा पड़ता है, तो ये भी आदिवासी क्षेत्र में, ये भी आदिवासी समाज में देखने को मिलती है। इस क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, इस प्रथा में अगर बात करते हैं कि इसमें महिला के दूसरे पति के द्वारा महिला के पहले पति को कुछ पैसे देकर महिला को वहां से ले जाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, इसे झगड़ा प्रथा कहा जाता है। ठीक है, तो झगड़ा प्रथा सर्वाधिक प्रचलन आदिवासी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में। अब जैसे बात करते हैं कि ये पप्पू है, ये पप्पू है और ये पप्पू की स्त्री पत्नी, ये पप्पू है, ये पप्पू की पत्नी, दोनों बढ़िया योग्य बढ़िया तरीके से रहते। लेकिन पप्पू और पत्नी के बीच में एक कौन आ गया, कालू आ गया, कोई कालू नाम का व्यक्ति आ गया। पप्पू और पत्नी अच्छी तरह से परिवार चला रहे, अच्छी तरह से रह रहे थे, लेकिन कालू का यहाँ आना जाना हो गया। पप्पू और पत्नी के बीच में कालू का आना जाना हो गया, तो पत्नी थी उसकी थोड़े देर नैन मटकी की, थोड़ा सा डामाडोल हुआ, और पत्नी किससे, कालू के साथ बातें करना स्टार्ट कर दिया। पप्पू के साथ जो योग्य जीवन जी रही थी, उसने धीरे धीरे कालू के साथ क्या है वार्तालाप करना स्टार्ट कर दिया, और इसको पप्पू को साइड करना शुरू कर दिया। पप्पू को क्या है, साइड करना शुरू कर दिया। तो पप्पू को पता चला धीरे धीरे कि पत्नी तो हाथ से जा रही, पत्नी तो हाथ से जा रही है, तो दोनों के बीच में झगड़ा होगा, दोनों के बीच में झगड़ा होता है। झगड़ा होते ही कालू को पता चलता, तुरंत कालू को बुलाया जाता, कालू आता है, पत्नी कालू को कहते हैं कि इस प्रकार मेरा पति तो मेरे को क्या है झगड़ा कर रहा है मेरे साथ। तो कालू आता है, कालू क्या है, इसको पैसे देता है, उसको क्या है पैसे देता है, बोले बहुत कितने पैसे चाहिए, ठीक है, ये पत्नी मेरी, मैं इसे शादी करूंगा। तो जब इस प्रकार महिला के दूसरे पति के द्वारा महिला के पहले पति को कुछ पैसे उपहार स्वरूप देकर महिला को अपने साथ ले जाया जाता है, तो उस प्रथा को क्या कहा जाता है, झगड़ा प्रथा। और इस राशि को क्या नाम दिया गया, झगड़ा राशि है। तो महिला के दूसरे पति के द्वारा महिला के पहले पति को कुछ पैसे दिए जाते हैं, और वहां से उसकी पत्नी को जब ले जाया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, झगड़ा पड़ता है। और इस राशि को किस नाम से जाना जाता है, झगड़ा राशि। किस नाम से जाना जाता है, झगड़ा राशि के नाम से जाना जाता है। तो पहला हमने क्या पढ़ा था, पहला हमने पढ़ा था दहेज प्रथा। दहेज प्राचीन समय में जो शासक थे, सम्राट थे, जो बड़े बड़े लोग थे, उनके द्वारा अपनी बेटी को शादी के समय उपहार स्वरूप कुछ चीजें दी जाती थी, जिससे उसके ससुराल में शुरुआत में किसी प्रकार की परेशानी न हो। लेकिन धीरे धीरे लोगों में डिमांड होगी कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, तो इसने क्या नाम ले लिया, दहेज का नाम लिया। तो इस प्रथा पर 1961 में दहेज निवारण अधिनियम कर पहली बार रोक लगाई गई। दूसरा नाता है, संबंधों का प्रकार है कि मौसी का लड़का है, बुआ का लड़का है, तो ये शादी का बिल्कुल प्रकार नहीं है। नाता एक संबंधों का प्रकार है, आदिवासी क्षेत्र में देखने को मिलता है। डाकन पड़ता है, किसी भी परिवार में किसी भी महिला को कह दिया जाता था ये डाकन का परिवार, ये तो डाकन है, ये परिवार के डाकन का परिवार, तो उस परिवार के लोग परेशान हो जाते थे, उनका जीना दुभर हो जाता था, इसलिए वो वहां से निकल जाते थे। लेकिन स्वरूप सिंह के काल में जेस मेवाड़ भील कोर के कमांडर जेस से बुक ने इस प्रथा पर रोक लगाई थी, उसको रोका था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, डाकन के बाद में हमने सामेड़ा या चमेड़ा पढ़ा था। वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष का किया गया स्वागत समारोह है, क्या कहलाता है, जुनार या समेड़ा या सेड़ा कहलाता है। इसके बाद जुनार या मेड़ है, जब हमारी शादी होती है किसी की, तो उससे पहले दिन पार्टी जो दी जाती है उसे जुनार या मेड़ कहा जाता है, स्वागत समारोह किया जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था झगड़ा पड़ता है, झगड़ा राशि दी जाती है, और इससे पहले छेड़ा फाड़ना है। आदिवासी क्षेत्र में महिला के द्वारा अपने ओढ़ने का एक फल्लू फाड़कर अपने पति को उपहार स्वरूप देती है, और हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती है, वापस कभी नहीं आती है। तो इस प्रथा को क्या कहते हैं, इस प्रथा को हम छेड़ा फाड़ना कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रथाएं थी, थोड़ी सी प्रथाएं रहेगी, आधी प्रथाएं रहेगी, वो कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, खुश रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें। ओके दोस्तों, थैंक यू।